सो गुड मॉर्निंग सर। वर्ल्ड लंग कैंसर डे के दिन हम एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे लंग कैंसर के बारे में डिटेल। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सो मच। राइट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है अबाउट लंग कैंसर अवेयरनेस, ये वन ऑफ द यूनिक काइंड है। आज तक ऐसा बहुत कम देखा गया है एंड बहुत नेसेसरी है। लंग कैंसर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका बातचीत बहुत कम होती है और लोगों पे ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसे पूछा कि लंग कैंसर, कैंसर ये शब्द कहाँ से आया है? लंग कैंसर मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। जो हमारे बॉडी में जो सेल्स रहते हैं वो उनका अगर ग्रोथ एबनॉर्मली होता है तो वो एक ट्यूमर के फॉर्म में आ जाते हैं। और ये ट्यूमर अगर कैंसरस है, जैसे इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो इसके डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं। तो अगर ये कैंसर या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स लंग में होता है, जो कि आज की डेट में काफ़ी कॉमन है, तो इसे हम लंग कैंसर कहते हैं। तो हमने जाना लंग कैंसर क्या है, अब हम जानेंगे कि लंग कैंसर जो पब्लिक है उन्हें, जो लोगों को अवेयरनेस इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि अवेयरनेस की हम बात करें, लंग कैंसर की अवेयरनेस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि WHO के डेटा के अनुसार अभी लंग कैंसर सबसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। मतलब जो फर्स्ट कॉज में आता है जहाँ पे पेशेंट्स की डेथ होती है कैंसर द्वारा, और सेकेंडली ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड। इसीलिए हमें लंग कैंसर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसका जो अर्ली डायग्नोसिस है ये ट्रीटमेंट में बहुत फर्क गिराता है। और जो ये ट्रीटमेंट में फर्क जो आता है, इसमें लाइफ आपकी बढ़ती है, सिम्टम्स आपके कंट्रोल में रहते हैं और बहुत बार अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुआ तो क्यूरेटिव इंटेंट, मतलब पेशेंट क्योर हो सकता है लंग कैंसर से। और अभी बहुत सारे अलग ट्रीटमेंट्स जो हम आगे बात करेंगे। सो अवेयरनेस हमने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है इसका अवेयरनेस होना। तो आगे और जो टॉपिक है कि इसे किस तरीके सिम्टम्स है वो हम जानेंगे कि सिम्टम्स क्या है सर। देखिए कैसा है ना कि लंग कैंसर, मतलब हम जितने भी सिम्टम्स आएंगे वो लंग से रिलेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है इसमें खांसी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी खांसी हमारी 2 हफ्ते से ज्यादा रहती है, जो हम पहले बोलते थे कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी में हम ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट करते हैं, बट हमें लंग कैंसर भी सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर वो खांसी के साथ में अपने पेशेंट को कफ में ब्लड आ रहा हो, वेट लॉस हो, या उसकी आवाज में परिवर्तन हो, जो आवाज भारी हो जाना हम जो बोलते हैं। ये सब चीजें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है लंग कैंसर के। इसके अलावा लंग कैंसर जो है वो समटाइम्स कोई सिम्टम्स ही नहीं रहते हैं। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी रहते हैं जिसमें लंग कैंसर अर्ली स्टेज में रहता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, जब तक उसका इफेक्ट बॉडी में आ रहा है उसके पहले वो काफी अंदर मात्रा में बढ़ जाता है। तो कभी-कभी इसमें सिम्टम्स नहीं भी रहते पेशेंट्स में। और जैसे मैंने बताया खांसी, सांस, कफ में ब्लड आना, वेट लॉस होना, ये ऐसे सिम्टम्स हम अब ट्यूबरकुलोसिस में भी देखते हैं। इसीलिए हमें जरूरी है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना। और अगर हमारी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है तो हमें हमारे चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट को जाके एक बार ओपिनियन तो लेना जरूरी है। सो हमने जाना कि सिम्टम्स क्या है, अभी हम जानेंगे इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है सर प्लीज। तो रिस्क फैक्टर मतलब कौन से पेशेंट्स में ये ज्यादा प्रमाण में पाए जाएंगे। तो कौन सी चीजें हैं, कुछ तो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी हमारी स्मोकिंग हैबिट, टोबैको यूज, ठीक है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। देन हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, अगर हम एस्बेस्टोस पेशेंट अगर एस्बेस्टोस फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। देन अभी हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, और सब जगह हम सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जितना हम जो स्मोक अंदर लेते हैं वो अंदर हमारे बॉडी में रीजनरेशन की जो प्रक्रिया रहती है उसको एबनॉर्मल करके कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है, यानी वो एक रिस्क फैक्टर है। सिमिलरली अभी हमने मॉडिफाइबल बताया, वैसे ही नॉन मॉडिफाइबल भी है। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, कुछ लोगों में कुछ जीन्स रहते हैं जो कैंसर को प्रीडिस्पोज करते हैं। अब ये जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट, ये दोनों फैक्टर्स मिलके पेशेंट के चांसेस टू हैव लंग कैंसर ज्यादा हो जाता है।
इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हम पेशेंट को जितना जल्दी स्क्रीन करें, और जो पेशेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं या स्मोकी एनवायरनमेंट में रहते हैं, इवन आपका जो चूल्हा एक्सपोजर है अभी जो काफ़ी प्रमाण में कम हो गया है जब से गैस सब्सिडीज बढ़ गई हैं, तो चूल्हा स्मोक जो रहता है वो भी लंग कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है। इंडिया में एक वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर चूल्हा स्मोक है। तो इस तरह से हमारे मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, एनवायरमेंटल, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर होने में चांसेस बढ़ाते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं कैंसर के। सो हमने अभी देखा सर कि ये रिस्क फैक्टर जो आपने अभी बताया, तो ये लास्ट स्टेज में पेशेंट क्यों लास्ट 3 और 4 स्टेज में आते हैं और ये क्यों लेट डायग्नोसिस होता है सर? तो जैसे मैंने आपको बताया कि लंग कैंसर और बहुत सारे अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ओवरलैप करते हैं, जैसे कि खांसी में खून आना, वेट लॉस होना, ये सब हम टीवी में भी देखते हैं, वैसे ही लंग कैंसर में देखते हैं। तो जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, एस्बेस्टॉस में काम करते हैं, जो मैंने प्रीवियस रिस्क फैक्टर्स आपको बताया, जैसे जेनेटिक फैक्टर है, उनको हमें डायग्नोस करना बहुत जरूरी है एट अ अर्लियर स्टेज। बट ये हमेशा हमारे पास लेट इसीलिए आते हैं क्योंकि या तो ये ट्यूबरकुलोसिस करके ट्रीट हो जाते हैं, या कोई निमोनिया करके ट्रीट हो जाते हैं, या कोई पेशेंट्स इसमें हमारे कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करके ट्रीट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले हम हमारे नियर बाय डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी सिम्टम को लेके, हमारा नियर बाय डॉक्टर डिसाइड करता है कि ट्रीटमेंट देता है, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट हमारे तक पहुंचता है, एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है, तब तक उसने एटलीस्ट 5 से 6 डॉक्टर को दिखा के आ चुका रहता है। इसीलिए हमें हमेशा स्टेज 3, स्टेज 4 पे मिलते हैं। और काफी सारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं। तो सर अभी हम ये देखेंगे कि जैसे आपके पास पेशेंट बहुत लेट आता है, लाइक 3 और 4 स्टेज में आता है, तो इसमें चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? जैसे आपने जो पूछा कि हमें क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, तो चैलेंजेस ऐसे रहते हैं कि पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम तो आता नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग 5th या 6th डॉक्टर रहते हैं, तो ऑलरेडी वो टीबी का ट्रीटमेंट, निमोनिया का ट्रीटमेंट, या अगर उसके छाती में पानी भरा है तो उसका ट्रीटमेंट, कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पेशेंट को भी खुद भी अवेयरनेस होना चाहिए कि उसको अगर ये सब सिम्टम्स हैं और रिस्क फैक्टर्स हैं अगर उसके अंदर, तो उसे तुरंत किसी स्पेशलिस्ट को आके मिलना चाहिए। अदरवाइज हमारे लिए ये चैलेंज रहता है कि पहले तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो कैंसर है, ठीक है, फिर अब वो लेट स्टेज में आया है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएगा। जैसे कि अब उसको कुछ पेशेंट्स को, जैसे मैंने बताया, आवाज बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड पाल्सी, या कुछ पेशेंट्स को हाथ में दर्द, हाथ में सूजन, तो ऐसे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं स्टेज 3, स्टेज 4 लंग कैंसर के, जिसको हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये सब चीजें लेकर ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो क्या सर पेशेंट को अर्ली स्टेज में खुद वो सिम्टम्स को समझ के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास कैसे आ सकते हैं पहले? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रिस्क फैक्टर अगर है, वर्ल्ड वाइड ना, दे आर डूइंग लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम मतलब क्या रहता है कि पेशेंट जिनमें रिस्क फैक्टर मौजूद है, उनका ये लोग लो डोज सीटी स्कैन करते हैं। लो डोज सीटी स्कैन में उनको पता चलता है कि पेशेंट को लंग नोड्यूल है या कोई भी लंग में कोई प्रॉब्लम है, जिससे कि वो फर्दर टेस्ट करने के लिए जरूरी है कि नहीं, वो पता करने के लिए तो वो लो डोज सीटी स्कैन करते हैं। अपने आप अभी वो प्रिवेलेंट नहीं है, बट अगर किसी पेशेंट को रिस्क फैक्टर है या पेशेंट को ये सब सिम्टम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या एक दूसरी बीमारी होती है सीओपीडी, जिसमें कंटिन्यूअस खांसी, सांस फूलना, ये तो पेशेंट को डायग्नोज है, तो एक लो डोज सीटी स्कैन के द्वारा हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि उसको लंग कैंसर है कि नहीं। फिर अगर हमें इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना है, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे, वर्ल्ड वाइड इतना रिसर्च हो रहा है फॉर डायग्नोजिंग लंग कैंसर अर्ली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि WHO ने बताया है कि ये फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो वर्ल्ड वाइड उन लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपीज कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, कि वो लंग कैंसर को जल्दी पकड़ता है। ये हम लोग हमारे इंडियन सेटअप में भी कर सकते हैं। हमें रोबोट नहीं है, हमारे पास रोबोट की जरूरत नहीं है, बट लंग कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे हम लो डोज सीटी स्कैन से। अगर उसमें कोई नोड्यूल आता है तो हम लोग उसको पेट स्कैन एक ऐसा मेथड है जिससे हमें पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम जो लंग में दिख रहा है, जो नोड्यूल या जो प्रॉब्लम दिख रहा है, वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। और पेशेंट के रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करते हुए हम ये बता सकते हैं कि उस चीज का बायोप्सी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पास अभी काफी सारे मेथड्स आ गए हैं जिससे कि हम पेशेंट्स को एट अ अर्लियर स्टेज डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन वही है कि पेशेंट में अवेयरनेस रहना चाहिए
कि उसको ये सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो एक स्पेशलिस्ट के पास आके प्रॉपर से अपना इलाज करें। तो मैं यहाँ एक बोलना चाहूँगी कि जो लोग हैं, कि पेशेंट हैं जिनको ये सिम्टम्स अगर खुद में दिखते हैं तो उन्होंने बहुत जल्दी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। सर अभी जैसे आपने बताया, तो ये पेशेंट जो है वो अर्ली कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और उसमें क्या बेनिफिट्स है कि अगर वो अर्ली डायग्नोसिस करते हैं? देखिए, जैसे कि हर कैंसर में एक रूल है, अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर इज द, वैसे ही लंग कैंसर में भी अगर हमने उसको जल्दी डायग्नोस किया तो हम उसको एक क्यूरेटिव इंटेंट और एक हम अच्छी लाइफ दे सकते हैं, जिसमें हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं लंग कैंसर या कोई भी कैंसर में 5 ईयर सर्वाइवल रेट। अगर हम उसको स्टेज 1 स्टेज 2 में पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं तो हम उसको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्यूरेटिव इंटेंट से प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसको मोबिलिटी मतलब उसका जो दिनचर्या है उसकी वो हैम्पर नहीं होगी अगर हम इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उसको ट्रीट करें। और अर्ली स्टेज कैंसर की ट्रीटमेंट भी अभी अवेलेबल है और बहुत सारे डिफरेंट मोडालिटीज हैं जिससे हम उस चीज को डायग्नोस कर सकते हैं और हम लोग पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। सर इसमें क्या डिफरेंट टाइप के मॉडलिटी है सर? देखिए, जैसे कि लंग कैंसर डायग्नोस अगर हमने करना है, जैसे मैं आपको बताया, पहले हमने लो डोज सीटी स्कैन किया। लो डोज सीटी स्कैन में अगर वहाँ पे अपटेक, लो डोज सीटी स्कैन में अगर कोई हमें प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसे हम पेट स्कैन करते हैं। उसके बाद में अगर पेट स्कैन में हमें वहाँ पे अपटेक दिखता है तो हम डिफरेंट मोडालिटीज, जैसे कि अगर बायोप्सी करने योग्य है तो हम बायोप्सी करते हैं। उसमें आजकल बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जैसे जिसको बोलते हैं एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, रेडियल ईबस करके रहता है, जो पेरिफेरी में जाके वो नोड्यूल को बायोप्सी करके आ सकता है। फॉरेन कंट्रीज में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे तो रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपी है, बट हमारे यहाँ ये ना होते हुए भी हमारे पास रेडियल ईबस और हमारे पास क्रायोबायोप्सी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि हम पेशेंट को एट अ अर्लियर स्टेज डायग्नोस कर सकते हैं। रिगार्डिंग अदर मोडालिटीज जिससे हम लंग कैंसर डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे जब हमारे पास अगर पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 पे आ रहा है तो हम उस पेशेंट का सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी यानी अंदर फेफड़े के अंदर की जांच दूरबीन द्वारा, जैसे एंडोस्कोपी कैसे रहता है वैसे ही ब्रोंकोस्कोपी करते हैं हम। और ब्रोंकोस्कोपी में अंदर जो हमें गठान दिखती है उसका हम बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी को हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये पॉसिबल है फॉर एंडोब्रोंकियल, मतलब जो अंदर ब्रोंकस, अपने श्वास मार्ग के अंदर जो गठाने हैं उनके लिए पॉसिबल है। बट जो श्वास मार्ग के अंदर गठाने नहीं है और वो श्वास मार्ग के बाजू बगल में है या दूर में है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम वही सेम दूरबीन के आगे में सोनोग्राफी मशीन रहती है जिससे हम अंदर की जांच करके वहाँ सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे वो गठान है और वो गठान पे हम एग्जैक्टली नीडल डाल के उसको बायोप्सी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा मोडालिटी है। बाकी मोडालिटीज जो है, अगर सपोज बहुत ही बाहर में गठान है और वो सीटी गाइडेड बायोप्सी अगर हम उसमें कर सकते हैं तो हम सीटी गाइडेड बायोप्सी द्वारा भी उसको जांच कर सकते हैं। तो हमारा मेन एम क्या रहता है जब हम पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए लेते हैं लंग कैंसर पेशेंट को, ये रहता है कि हमें एक प्रॉपर सैंपल मिले जिसको हम डायग्नोसिस के द्वारा उसका ट्रीटमेंट क्या, टारगेटेड ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं उसको, उस पे हम सारी जांचें कर लें, जिससे कि हमें ये पता चले वो कैंसर किस टाइप का है, उसमें कौन से डिफरेंट सेल्स है और कौन सा म्यूटेशन मतलब कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट है जिसको अगर हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस रहता है। तो इससे हम कोशिश करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच करने का, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम पेट करने के बाद ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के बाद हम ईबस करते हैं, ये सब करके हम पेशेंट का डायग्नोसिस और स्टेजिंग डिसाइड कर लेते हैं। तो सर इसमें ट्रीटमेंट कैसे होती है या ट्रीटमेंट किस तरीके से आप करते हैं? तो देखिए, अब जैसे कि है कि अपना ट्रीटमेंट मोडालिटीज, जैसे कैंसर डिफरेंट टाइप के, लंग कैंसर को ना उन्होंने 2 इसमें डिवाइड किया है। एक रहता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, एक रहता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर जो रहता है उसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट रहता है, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव ट्यूमर रहता है और इसमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और इसमें अगर किसी पेशेंट को स्मॉल सेल ट्यूमर डायग्नोस हुआ है उसका ट्रीटमेंट मोडालिटी ही पूरा डिफरेंट है। बट मोस्ट कॉमन जो हम लोग हमारे यहाँ देखते हैं वो है नॉन स्मॉल सेल, उसमें भी हम एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा, ऐसे 2 वैरायटी हम मेनली देखते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जैसे अगर अर्लियर स्टेज में पेशेंट आया तो हम क्यूरेटिव इंटेंट से उसको हम निकाल सकते हैं वो ट्यूमर सेल्स को, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया कि इट इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स और वो ट्यूमर बन जाता है और ट्यूमर के कारण इफेक्ट्स रहते हैं। तो अगर हम ये ट्यूमर ही निकाल देंगे
तो पेशेंट को बेनिफिट रहेगा और वो क्योर हो जाएगा वो बीमारी से। हाँ, थोड़े बहुत अंश जो फैले हुए रहेंगे उसके लिए डिफरेंट मोडालिटीज जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अब ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट इज अ डिस्कशन बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल। वर्ल्ड में जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने कहा है कि खाली एक अकेला डॉक्टर नहीं डिसाइड कर सकता कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर बोर्ड, जिसमें कोई भी कैंसर का पेशेंट आया तो उसमें डिस्कस होता है उसके लिए बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा डिपेंडिंग उसके स्टेज के। और आजकल एक नया कंसेप्ट आया कि पेशेंट प्रेफरेंस। अगर पेशेंट कहेगा कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है तो हम क्यों कराएंगे, है ना। तो हमें फिर उसको रेडियोथेरेपी, क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी, तो पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। यस, कि पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करता है। सपोज आप कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है, भले वो स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, बट अगर वो 75 ईयर ओल्ड पर्सन है और उसका हार्ट कम काम कर रहा है, उसको बाकी किडनी प्रॉब्लम्स है, बाकी बहुत सारे कोमॉर्बिड कंडीशंस जो हम बोलते हैं वो सब हैं, तो उसे हमें वो चीजें देखते हुए उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करना पड़ेगा। ऑलवेज पेशेंट केयर कम्स फर्स्ट। हम लोग जब भी कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें पेशेंट केयर सबसे पहले आता है। बाकी सब मोडालिटीज तो बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरी हो गया, कीमो हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, फिर एक नया है टारगेटेड थेरेपी। अब टारगेटेड थेरेपी जो रहता है इसका मतलब क्या रहता है। अब टारगेटेड थेरेपी मतलब क्या कि एक हमने बायोप्सी लिया, बायोप्सी में हमने पता किया कि उसके अंदर म्यूटेशन कौन सा है। जो हमें म्यूटेशन जब पता चलता है तो आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो म्यूटेशन के अगेंस्ट काम करती है। मतलब वो क्या करेगा, जो आप मेडिसिन दे रहे हो पेशेंट को, वो अंदर जाके ट्यूमर सेल को खुद मरने के लिए कर देगा। फिर उसमें भी इम्यूनोथेरेपी भी आता है जिसमें कुछ इंजेक्शंस रहते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स को, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो वो गला देते हैं, सो दैट ट्यूमर अंदर ही गायब हो जाता है। तो इसमें अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट है। वो डिपेंड है कि पेशेंट का जो एज है या उसकी और कुछ जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, और साथ में जो अगर उनकी अपना उनका प्रेफरेंस क्या है उनके पास। देखिए अब सब चीज़ अपने यहाँ पे तो ऐसा है इंडिया में कि 50 to 60% पेशेंट्स को अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे कैंसर्स जो है, कैंसर एक बीमारी जो है ये ओल्ड एज की बीमारी है, तो जो ये ओल्ड एज पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उसमें हार्डली किसी ने इंश्योरेंस कराया रहता है। अब ये सब ट्रीटमेंट महंगा भी है, तो ये सब चीजें हमें पूरा का पूरा होलिस्टिकली पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें हमें पेशेंट का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, उसका डिजीज कंडीशन कैसा है, ये सब चीजें सोच के हम आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और एक बेनिफिट मैं आपको और बताता हूँ कि अभी ना बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। एक ना क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में एक बहुत बुरी सोच है पेशेंट्स की और लोगों की कि क्लिनिकल ट्रायल में जो पेशेंट को एज अ गिनी पिग ट्रीट किया जाता है। वैसी बात नहीं है। हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ये जो ड्रग्स जो क्लिनिकल ट्रायल में हम यूज करते हैं ये ऑलरेडी हैव शोन बेनिफिट अर्लियर। तो हम चाहते हैं कि जैसे कुछ महंगे मेडिसिन आते हैं, कुछ महंगे इम्यूनोथेरेपी आते हैं, और हम लोग यहाँ पे पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल में उसके स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब जो नॉर्मल केयर मिलना चाहिए, उससे हम डिनाई कभी नहीं करते। ये बात बहुत अच्छी बताया सर आपने कि जैसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए अगर पेशेंट, तो उनका पहला सोच ये रहता है कि हम पे ट्रायल करें, राइट। बट आपने जो बताया कि वो ऑलरेडी प्रूवन होके आता है, उसके बाद जैसे कि वो पेशेंट को उनको एक हेल्प या सपोर्ट के लिए डॉक्टर ये क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करते हैं। क्योंकि आपको जैसे लंग कैंसर है तो डिफरेंट लंग के बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जिसमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो आजकल तो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में गाइडलाइंस में आ गया है कि ऑफर पेशेंट फॉर गोइंग टू अ क्लिनिकल ट्रायल कि उसका बेनिफिट उसको मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे उसको कोई कॉस्ट उस पे बेयर नहीं करना है, उसको कुछ भी पे नहीं करना है। सो ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। बट मीन्स ऐसा है कि हमारे पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट्स करने का हमको भी अलाउड नहीं है। वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। हम लोग खाली वो ड्रग उनको ऑफर कर रहे हैं जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या मार्केट में अवेलेबल होने से पहले जो उसको ट्रायल्स जाने पड़ते हैं। तो सर अभी हमने देखा कि कैंसर क्या है, कैंसर के सिम्टम्स क्या है, उसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट कैसे, कौन से स्टेज पे पेशेंट आप तक आता है, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सर अगर इस सारी चीज़ें को पब्लिक तक एक अवेयरनेस के माध्यम आप बताना चाहते हो तो समराइज करके आप प्लीज एक मैसेज दीजिए।
ठीक है, देखिए लंग कैंसर एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इसमें अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें तो हम बेटर आउटकम, बेटर ट्रीटमेंट मोडालिटी पेशेंट को हम दे सकते हैं। जो पर्सन एस्बेस्टोस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको स्मोकिंग हैबिट है, जिनको COPD ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है, इन पेशेंट से मेरा एडवाइस ये है कि उन्हें एक लो डोज CT स्कैन करवा के अपना कैंसर स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए। एक बार कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद उन्हें हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास तुरंत जाके उन्हें दिखाना चाहिए और जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमें डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर इज द आउटकम। जैसे हर कैंसर में ये चीज़ अप्लाइड है, वैसे ही लंग कैंसर में भी ये अप्लाइड है। और लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यही पर्पस है हमारा लंग कैंसर ट्रीटमेंट देने में पेशेंट को। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने वर्ल्ड लंग कैंसर डे के दिन पब्लिक को एक अवेयरनेस मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।